रेड टीवी के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आज जो पूरी मानवता कोरोना के नाम से त्राही त्राही कर रही है, पूरा विश्व जिस कोरोना के नाम से आतंकित है, ऐसी क्या घटनाएं हो रही हैं, ऐसी क्या ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं, ऐसी क्या परिस्थितियाँ बन चुकी हैं जिससे पूरा विश्व परेशान है। एक बड़ी पुरानी हमने शब्द सुना हुआ है, त्राहिमाम। तो पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है जब हम पूरी जो मानवता है जो पूरी त्रस्त हो जाती है और अंतिम चरणों में आके सब ईश्वर के सामने नतमस्तक हो जाते हैं और ईश्वर से फिर त्राहिमाम करने लग जाते हैं। ऐसी परिस्थितियां बनी हैं, ऐसे ग्रहों की स्थिति बनी है कि आज पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। अब जैसा हमने एक बड़ी पुरानी फिल्मी गाने की एक लाइनें सुनी है कि बड़ी देर भई नंदलाला, अब तो बड़ा मतलब जो संकट है वो बड़ा सर पे आ गया है, अब ईश्वर आप ही बचाओ। तो ईश्वर के साथ तो गुजारिश है हम सब लोगों की और हमारी सभी धर्म के लोगों की, सभी लोगों की प्रार्थना है ईश्वर से कि ये जो विपत्ति का समय है हमारे ऊपर से जल्दी गुजरे। परंतु एक विचार स्वाभाविक आता है मन में कि जो डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं या जो साइंटिस्ट अपना काम कर रहे हैं या जो परिस्थितियां बनी हैं, जो चाइना से ये बीमारी शुरू हुई है, तो ये परिस्थितियां क्यों बनी, क्या ग्रह स्थितियाँ बनी जो हम लोग पुरानी समय में सुनते थे कि महामारियां फैलती थी पुराने समय में। तो ये जो तत्कालिक समय में जो महामारी फैली है इसके पीछे क्या कारण है, ग्रह ऐसा क्या हुआ है कि ये जो इतना विकराल रूप ले लिया इस पूरी परिस्थितियों ने। इन्हीं सब चीज़ों पे डिस्कस करने के लिए, मंत्रणा करने के लिए हमने अपने स्टूडियो में विद्वान ज्योतिष, हमारे पूर्व में भी हम आपको और हमको आशीर्वाद देने हमारे स्टूडियो में बता रहे थे, चैतन्य स्वामी जी महाराज। आज हम पुनः उनका अपने स्टूडियो में स्वागत करते हैं। नमस्कार पंडित जी। नमस्कार। ओम हरिओम। हरिओम। तो आज सबसे पहले जैसा कि आप याद होगा आपको कि पिछली बार जब हमने एक ग्रहण योग बना था और शनि ने राशि परिवर्तन किया था, तब आप हमारे स्टूडियो में आमंत्रित किया था हमने आपको, और आपने बताया था कि ये जो मार्च अप्रैल का समय है ये बड़ा विकट आने वाला है और इस तरह की वही सब चीज़ें उसी तरह की जैसा आपने बताया था उसी तरह से सब परिस्थितियाँ बनती चली जा रही हैं। तो ये क्या हो रहा है अभी एकदम से, ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल आते आते तो इतनी विकराल स्थिति जो बनी है, ऐसा क्या पूरे देश की परिस्थितियाँ बनी है, ग्रहों की स्थिति बनी है कि ये इस तरह की इतनी गंभीर परिस्थितियाँ उत्पन्न हो चुकी हैं? हाँ, मुझे स्मरण हो रहा है अपन 10 तारीख को जो ग्रहण पड़ा था, जिसका मैंने बताया था कि एशिया महाद्वीप में नहीं दिखा था, लेकिन फिर भी उसका प्रभाव था और उस पर चर्चा करी थी कि नक्षत्र पुनर्वसु है, ग्रहण पड़ा हुआ है और कैसा प्रभाव रहेगा। और उसी 15 दिन के बाद 26 तारीख के आसपास, जनवरी के आसपास शनि का गोचर में भ्रमण, राशि परिवर्तन हो रहा था, तो वो भी एक विषय था। तो उस समय हमने कहा था, तो शनि का राशि परिवर्तन और ग्रहण, इसका प्रभाव, फिर आपने पूछा कि कितने समय तक परिणाम रहता है, तो कम से कम 40 दिन या अधिक से अधिक 6 महीने ये बताया था। अब उसके बाद ये हुआ कि जो मैं बताया था कि ये नक्षत्र पुनर्वसु है, तो पुनर्वसु नक्षत्र मतलब पुनर्वास करवाने का या वापस से उठापटक करके फिर स्थापित करने का है। पुनर्वास कराने का, पुनर्वास, पुनर्स्थापित करना, पुनर्वास करना मतलब उथल पुथल होने के बाद वापस से सेटल होना, वापस से स्थापित होना जी। ये नक्षत्र की विवेचना करी थी उस समय और वही हो भी रहा है। अच्छा, उसके बाद कहा था कि 2 और 2 4 होते हैं और 2 शून्य आ रहे हैं, तो 4 का अंक राहु का होता है। 2020 को लेकर, 2020 को लेकर, पूरे साल को लेकर कहा था। और 2020 2 और 2 4 और 2 शून्य आ रहे हैं, तो 2 मतलब चंद्रमा है, प्रजा है, एक और जल है, ठीक, जल है, और 4 मतलब हवा है, राहु है, और शून्य मतलब बड़ा ब्रह्मांड, बड़ा विश्व, एक बड़ी तादाद में, बड़े पैमाने पे, बड़े व्यापक स्तर पे इसका परिणाम देखने को मिलेगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ों में, लेकिन चूंकि राहु और चंद्र में है, तो राहु चंद्र की परस्पर शत्रुता होती है, तो इसलिए इसमें नेगेटिविटी या नकारात्मकता ज़्यादा दिख रही थी। और चंद्रमा जल है और हवा है, तो जल और हवा के संपर्क में या उसके कारण जो जैसे ज्वार भाटा आना, तूफान आना, आंधी आना या रोग महामारी के भी संभावनाएं बताई थी कि ये किसी प्रकार से होगा और एक बड़ा जन सैलाब या बड़ा जन समुदाय जो है इसमें ग्रसित होगा और इनका जनहानि होगी इसके अंदर, ये आपको बताया था उस बारे में। अब उसी सिलसिले में जैसे आप पूछ रहे हैं, जैसे कि भारतवर्ष में ये जो ताज़ा बीमारी है, केरला से हमारे भारतवर्ष में प्रवेश किया है इसने, सबसे पहले जो कोरोना के लक्षण हैं वो केरला राज्य में ही पाए गए थे और कुछ 3 या 4 कुछ केस सबसे पहले वहाँ पे डिटेक्ट हुए थे। मेरे ख्याल से शायद 30 जनवरी के आसपास की ये घटना है। 30 जनवरी को केरला में सबसे पहले
कोरोना के मरीज आए थे, और उसके बाद फिर 1 जनवरी 2 जनवरी कोरोना वहाँ केरला में आया, फिर बाद में धीरे धीरे फिर बाकी देश में फैलता चले गया वो। जी। तो ये हाँ, ये जो बीमारी है कोरोना, ये वायरस है, विषाणु है। और ये विषाणु जो है संक्रामक रोग हो गया, मतलब छू के फैलने वाला, छूने से जो है विषाणु फैल जाते हैं। छुआछूत की बीमारी बन गई आगे जाकर के, जब बड़ी रूप में आई तो। और ये चीन से चला है, वहाँ तो ठीक है, चीन से होकर के फिर ये अलग अलग देशों में भी गए, जब आपकी यूएसए इटली में गए, दूसरी जगह देशों में गए, लेकिन इसके साथ में हमारे भारत में भी आया। तो भारत में जब ये आया तो आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, 30 जनवरी 2020 की बात है, जब केरला में कोई एक त्रिपुरा नाम का आपका जिला है, यहाँ पे जो है एक लड़का था जो वुहान विश्वविद्यालय में पढ़ता था, वो आया था और संक्रमित था। तो उसको सबसे पहले संक्रमण पाया गया। उसके बाद में 30 जनवरी का 1 फरवरी को दूसरा विद्यार्थी और 2 फरवरी तीसरा विद्यार्थी, तीनों के तीनों विद्यार्थी मूलतः केरला प्रदेश के थे। कमरा गाड़ा या ऐसा कुछ? हाँ, कमरा गाड़ा और ऐसा कुछ, उनके अलग अलग जिले थे, जिले अलग थे, लेकिन मूलतः केरला के थे। और केरला से बीमारी सामने डिटेक्ट हुई या सामने आई प्रथम पहली बार भारत के केरला में। जैसे मैं आपको बीच में रोकूंगा, माफ करना आप, जैसे केरला और कामारा गाड़ा करके जो भी प्रदेश में जो भी उस जगह पे था, ये इनकी राशियों से भी कुछ फर्क पड़ता है कि सबसे पहले भारत में इस राशि में कोरोना आया, और भारतवर्ष की राशि, उस प्रदेश की राशि, कोरोना की राशि, ये सब चीजें सब क जुड़ता चले गया। जी जी, बिल्कुल मैं उसी पे आ रहा हूँ, क्योंकि ये क्या है, कोरोना का मतलब होता है मुकुट। जैसे वो वायरस के जो अलग अलग कांटे निकले, इसलिए उसको मुकुट का रूप दिया, कोरोना नाम दिया जी, मतलब मुकुट का आकार है उसका। अच्छा। तो ये तो हुआ मिथुन राशि, कोरोना नाम मिथुन राशि है। अच्छा। केरला जो है मिथुन राशि है, ठीक है। और ये जो इसका कारक जो मुख्य ग्रह है वो राहु है जी। तो राहु भी मिथुन राशि में चल रहा है गोचर में। अच्छा। उच्च का। तो ये कुल मिलाकर राहु के कारण मिथुन राशि के जो लोग हैं, या मिथुन राशि के देश हैं, मिथुन राशि के प्रदेश हैं, या जो शहर है, वहाँ पे इसका प्रभाव सबसे पहले और सबसे ज़्यादा देखने में आया, और अभी भी चल रहा है इसमें। और इन राशि के लोग ज़्यादा प्रभावित भी हो रहे हैं। तो इसलिए केरला से शुरू हुआ था, और इसके बाद धीरे धीरे जाते हुए जैसे जैसे ग्रहों की स्थिति बदलती चली गई। वैसे कैसे बदली, सबसे पहले जनवरी में यह डिटेक्ट हुआ था, और 26 तारीख को शनि बदल गया था जी, मकर में चला गया शनि, अपनी राशि में चला गया था, स्वराशि में। ये बिल्कुल सही बात है। पर उसका नक्षत्र उत्तराषाढ़ा, चूंकि मूल पूर्वाषाढ़ा उत्तराषाढ़ा का एक चरण धनु में होता है, बाकी के 3 चरण उत्तराषाढ़ा के मकर में होते हैं। अच्छा। तो वो शनि मकर में आ गया, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र, सूर्य के नक्षत्र में, सूर्य और शनि की पड़ती नहीं आपस में, वहाँ आ गया। और उसके बाद में ये बीमारी डिटेक्ट हुई 30 तारीख को। लेकिन 30 तारीख के बाद से 28 मार्च तक की स्थिति जो थी, 2 महीने की, 30 जनवरी से 28 मार्च, 30 जनवरी से 28 मार्च तक जो स्थिति थी, वो उसमें दौरान क्या रहा कि शनि जरूर बदल गया था, पर गुरु जो था वो धनु राशि में ही था। और गुरु धनु राशि में होने के कारण क्या, धनु राशि खुद की राशि गुरु की है, गुरु की राशि बिल्कुल। और गुरु की खुद की राशि, वहाँ केतु उसका मित्र बैठा उच्च का होकर के, और उन दोनों की दृष्टि राहु पे पड़ रही थी। तो राहु पे उनकी दृष्टि पड़ रही थी, और गुरु स्वराशि में था, इसलिए ये बीमारी नियंत्रण में रही। हाँ, मतलब ये कि 29 मार्च तक जो इतना प्रभाव हमको इस बीमारी का नहीं दिखा, उसका कारण है कि कहीं ना कहीं गुरु धनु राशि में उस समय बैठा हुए थे। लेकिन यह सत्य है कि गुरु धनु राशि में था, पर गुरु चूंकि धनु राशि में अपने शत्रु का नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा में था, तो गुरु ने क्या करा कि गुरु ने जो करा कि वहां बैठ करके वह नियंत्रण तो करा, पर अंदर ही अंदर वो आंख सुलगती रही। और चूंकि गुरु धर्म का कारक है जी, अपना धर्म का कारक होने के कारण धर्म से संबंधित जो रही बात, उसमें वो आंख सुलगती रही। और उसी का नतीजा निकला कि जैसे ही 28 मार्च को गुरु बदला, और 30 मार्च और उसके पहले 22 तारीख को हमारे यहाँ जनता कर्फ्यू लगाया माननीय मोदी जी ने। उसके 24 तारीख को जो है अपना लॉकडाउन हो गया था। स्थिति नियंत्रण में आने जैसी स्थिति हो गई थी, लोगों को लगने लगा था कि 21 दिन का लॉकडाउन होगा और स्थिति नियंत्रण आ जाएगी और हम लोग फ्री हो जाएंगे, इससे बच जाएंगे। लेकिन हुआ उसका उल्टा। जैसे 28 को गुरु बदला, 30 तारीख को जो है वो दिल्ली में जो तबलीग नमाज के लोग, जमात के लोग जो थे 1500 लोग करीब निकल गए। तो अब ये बात है, ये उससे नहीं मतलब कि कौन क्या थे, पर यहाँ बात धर्म की आ रही है जी। गुरु, मैंने क्या कहा, गुरु धर्म का था, तो गुरु धर्म के ही क्षेत्र में था, लेकिन गुरु जब तक अपनी राशि में था तब तक उसने दबा के रखा उन चीजों को। अच्छा। नियंत्रण रखा। लेकिन जैसे ही नीच में गया, गुरु मकर का हो गया, 28 मार्च को मकर का हो गया, मतलब नीच राशि में चला गया। और नीच राशि में गुरु शुरू के 5 अंश तक नीच का फल देता है। मतलब आपका कहना है कि जो गुरु ने जिस तरह से राशि परिवर्तन करा, जिस मार्च में आखिरी में आते आते, तो जो तबलीगी जमात में जो सबसे बड़ा हिंदुस्तान का 30-40% जो केसेस हैं कोरोना के वहीं से शुरू हुए हैं, तो जो वहाँ भी एक तरह से वो धर्म का केंद्र था, गुरु से आधारित था, या जो वहाँ पे जो धर्म की शिक्षा देते थे उसी जगह से वो फैला आके। जी जी, क्या है कि भारत देश जो है ना, भारत देश की राजधानी दिल्ली जी, दिल्ली की राशि मीन समझ लो 10 है,
हाँ, वो भी गुरु की हो गई, गुरु की राशि हो गई। जी। और साथ साथ गुरु मकर का होकर नीच का हो गया, शनि के साथ बैठ गया और शनि की तीसरी दृष्टि में मीन राशि में पड़ रही है, मकर कुंभ मीन। तो उसने मीन राशि को प्रभावित किया, दिल्ली को प्रभावित किया। और दिल्ली का मरकज जो जिसको केंद्र बोलते हैं, जो बहुत बड़ा धार्मिक केंद्र है, जहाँ धार्मिक साधनाएं होती, चर्चाएं होती है, वहां से कुछ लोग जो निकले और वो जो थे पहले से प्रभावित थे, पर जब तक गुरु धनु राशि में था तब तक वो अंदर थे, दरवाजे के अंदर। जैसे ही गुरु ने राशि परिवर्तन करी, नीच में आया गुरु और नीचता का परिणाम दिखाया, वैसे ही वो लोग बाहर आए और अनकंट्रोल हो गए और जगह जगह फैल गए। और उसके बाद से ये स्थिति और बिगड़ती चली गई। मतलब आपका ये कहना है कि सिर्फ एक अकेला गुरु है, ग्रह ऐसे जो जिनकी वजह से ये बीमारी फैली है? नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, इसमें अकेला गुरु नहीं है। सबसे मुख्य जो कारक ग्रह है तो राहु और केतु है, सबसे मुख्य है। उसके बाद गुरु भी है और शनि भी है और शुक्र भी है। तो राहु केतु का गुरु के साथ में किस तरह से सहयोग बन रहा है, क्या सामंजस्य बन रहा है इनका? जी, मैं वही बता रहा हूँ ना, गुरु जब धनु राशि में थे, अपनी राशि में थे, तब तक तो सब नियंत्रण में था कि गुरु ने संभाल रखा था। पर गुरु जब राशि परिवर्तन करके मकर में चले गए तो नीच के हो गए। तो नीचता दिखाना स्वाभाविक है। जब कोई ग्रह अपनी नीच राशि में जाता है तो नीच का प्रभाव दिखाता है। और चूंकि प्रारंभिक 5 अंश तक नीच का है, तो जैसे प्रवेश करता है तो उसके शुरुआती 5 अंश रहते हैं, तब तक तो नीच का प्रभाव दिखाएगा ही। साथ ही शनि बैठा हुआ है, शनि के साथ बैठ के शनि का प्रभाव भी आ गया। और शनि उसके बाद में उसकी शनि की दृष्टि गुरु की राशि में पड़ रही है और गुरु उसके साथ बैठा है जो राशि का स्वामी है, इसलिए उसने वो जो है काम बिगाड़ा और उसके बाद बिगड़ती चली गई स्थिति। अच्छा, इन सबके साथ साथ गुरु, शनि, राहु, केतु के अलावा शुक्र भी जो है वृषभ राशि में 4 महीने के लिए, जबकि 23 दिन के लिए रहता है अमूमन, पर इस बार स्तब्ध होकर 4 महीने करीब अगस्त तक शुक्र वृषभ राशि में। जब शुक्र एक राशि में 23 दिन रहते हैं तो फिर ये 4 महीने किस तरह नहीं, से? कभी कभी ऐसा हो जाता है, जैसे मंगल भी 6 महीने के लिए स्तब्ध हो जाते हैं, 6 महीने के एक राशि में रह जाते हैं, तो इसलिए अगस्त तक करीब ये शुक्र जो है वृषभ राशि में आ रहे हैं। और वृषभ राशि शुक्र की अपनी स्वराशि है और अपनी खुद की राशि है वृषभ राशि, और मीन राशि जो है शुक्र की उच्च राशि है। अब जो शुक्र जो है वृषभ राशि में होकर के बैठा है, तो जब राशि में शुक्र आता है तो शुक्र क्या काम करता है? शुक्र का काम क्या है? शुक्र का काम है एक तो आदमी के अंदर प्रगाढ़ता जो बोलते हैं, वीर्य बनाना, वीर्य को गाढ़ा करना, और साथ साथ कफ की जो फ्रीक्वेंसी है उसको बढ़ाना। आदमी के शरीर में कफ बहुत जल्दी बनता है और बहुत ज़्यादा मात्रा बनता है अमूमन बाकी दिनों के। जी, जब तुला में शुक्र आता है या वृषभ में शुक्र आता है तो शुक्र जो है आकर के कफ बढ़ाता है, कफ के कारण चिकनाहट बढ़ती है और उसके साथ साथ ही वीर्य बढ़ता है और उसमें मानसिक उन्माद आता है। मतलब ये जो कोरोना है ये भी काफी हद तक इसमें जो गले में परेशानी होती है, कफ आता है या निमोनिया जो हम लोग देख रहे हैं, आपका कहना है कि इसमें कंठ रोग, शुक्र कंठ रोग देता है, गले का रोग देता है, या गले में कफ वगैरह देना, ब्रोंकाइटिस करवाना, ये जो गले की जो बीमारी होती है, जो इन्फेक्शन होते हैं टॉन्सिल्स वगैरह, इस टाइप की जो होती है, वो उसमें कहीं ना कहीं शुक्र का प्रभाव रहता है। और चूंकि शुक्र वृषभ राशि में अपनी खुद की राशि में जा रहा है, तो उसने जो बाकी दिनों की अपेक्षा इन दिनों में उस कफ को ज़्यादा बढ़ाया। और ये किसी एक पर्टिकुलर व्यक्ति के लिए, लगभग सभी लोगों के लिए रहा ये प्रभाव, पर किसी को ज़्यादा किसी को कम, अपने उसकी जो प्रकृति के हिसाब से रहा। तो इसके कारण शुक्र का एक प्रभाव अलग रहा कफ का। दूसरा, गुरु जो है वो खुद भी आपका वात और कफ का कारक है, गुरु भी कफ बढ़ाता है। और इसके अलावा जो है शनि जो है वात बढ़ाता है, और राहु जो है वह भी वात बढ़ाता है। तो इस प्रकार से जो है ये वात, कफ और के कारण ये शरीर में रासायनिक परिवर्तन होते हैं और उसके कारण जो है संक्रमण बढ़ जाता है। क्यों कि राहु और चंद्र की शत्रुता होती है, और चंद्रमा जो होता है जल का तत्व होता है, तो जल से या वायु से संक्रमण फैलना, जल या वायु के अनुपात बदलने से जो त्रिदोष होते हैं, वात, पित्त, कफ जो होते हैं, उसमें से वात भी आ गया और पित्त, कफ भी आ गया, सिर्फ पित्त छूटा है। तो 3 में से जब 2 दोष प्रबल हो जाएंगे, 2 दोष बिगड़ जाएंगे, वात और कफ बिगड़ जाएगा शरीर के अंदर, तो शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगी, इम्यूनिटी कम हो जाएगी। और रोग प्रतिरोध क्षमता कम हो जाएगी तो निश्चित तौर पे व्यक्ति जो है संक्रमित होगा, और संक्रमित होगा तो वो उससे उबर नहीं पाएगा और कुछ होगा। दूसरी बात, जो सबसे महत्वपूर्ण बात यहाँ पे ये आ रही है कि राहु को लेकर हम बात कर रहे हैं, तो राहु को समझना अत्यंत आवश्यक है। राहु जो ऐसा ग्रह है जो भ्रम पैदा करता है, जो अज्ञात भय देता है, जो अदृश्य शक्तियाँ जैसे वायरस हुआ या अदृश्य जो नेगेटिव एनर्जी जो होती है उनका कारक है, नकारात्मक ऊर्जा का। तो राहु के कारण जो है, राहु जब कोई चीज़ करता है, या राहु के कारण या केतु के कारण जब कोई बीमारी लगती है व्यक्ति को, या कोई बीमारी आती है, तो वह डायग्नोसिस नहीं हो पाती है। अच्छा,
मतलब एक गुरु इसके पीछे मुख्य कारण हो गए, दूसरा मुख्य कारण शुक्र हो गए, तीसरा मुख्य कारण शनि हो गए, तो चौथा कारण राहु भी हो गए, जिसकी वजह से ये जो बीमारी है शुरू से लोगों को पकड़ में नहीं आई या समझ में नहीं आई, आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगी। अभी तक भी असमंजस की स्थिति में अभी भी लोग अंदाज लगा रहे हैं। अभी तक भी बीमारी का इलाज तो नहीं मिला है। कोई बोल रहे हैं प्लाज्मा बना रहे हैं, कोई बोल रहे हैं ये कर रहे हैं, कोई बोल रहे हैं वो कर रहे हैं, हम वैक्सीन बना रहे हैं, बाकी कुछ नहीं हो पा रहा है, कुछ नहीं हो पा रहा है क्योंकि राहु उनको डायग्नोसिस करने ही नहीं दे रहा है। कुछ हद तक मिली है सफलता, लेकिन अभी पूरा निश्चित रूप से श्योर शॉट गोली ये दवाई इस तरह की नहीं मिली है। सबसे बड़ी जो मतलब आश्चर्य की बात है, विचित्र किंतु सत्य है कि जिस रास्ते आप जाते हो कि ये मुझे दवाई मिल गई है या ये मिल गया इलाज, इस समय सही हो जाऊंगा, वो इलाज फेल हो जाता आगे जाकर के। एक व्यक्ति को सही होगा, दो को सही होगा और तीसरे को जाके फेल हो जाएगा। अब फेल हो जाएगा तो आदमी वहां पे निराश हो जाता है कि यार 2 लोग तो अच्छे हुए, तीसरा क्यों नहीं हुआ। जी, ऐसे ही हो रहा है कि 3 दिन तक आदमी को नेगेटिव है, बिल्कुल कुछ नहीं है, और चौथे दिन संक्रमण आ जा रहा है, 14 दिन बाद आ रहा है, 12 दिन बाद आ रहा है, और आ रहा तो ऐसा आ रहा है कि अकस्मात इतनी मात्रा में बढ़ रही है बीमारी कि उसको आईसीयू में ले जाना पड़ रहा है और उसको इमरजेंसी में डालना पड़ रहा है। मतलब क्या हो रहा है, 3 दिन तक दिखी नहीं लक्षण, मतलब ये राहु का प्रभाव है, ये राहु का प्रभाव है कि लक्षण नहीं दिखना और अकस्मात चीज बढ़ जाना और बढ़ने के बाद वो चीज होना। राहु का सबसे बड़ा उदाहरण बताता हूं मैं आपको कि राहु ऐसा है जैसे मान लो कि दीवार के सहारे आप बैठे हो तो उस दीवार की एक एक ईंट कब निकाल के रख देगा पता नहीं चलेगा, जब पलट के देखोगे तो पता लगेगा दीवार कभी हुआ करती थी। जी, मतलब आपके पांव तले जमीन सरका देगा, आपको महसूस ही नहीं होने देगा कि ऐसा हो गया। इसीलिए 3 दिन 4 दिन नेगेटिव आ रहा है, आदमी समझ नहीं पा रहा नेगेटिव। राहु का जो प्रभाव है ये कब तक चलेगा? हाँ, तो मैं यही आ रहा हूँ कि राहु केतु और गुरु शनि, केतु भी है साथ में, केतु भी है ना, केतु बैठा है ना। केतु कैसे है? केतु धनु राशि का बैठा है ना, राहु के सामने बैठा हुआ है। जी, राहु केतु आम सामने रहते हैं, तो ये जो है इनके कारण, ये 5 ग्रह के कारण ये प्रभाव ज्यादा हो रहा है। राहु केतु आपका, केतु क्या प्रभाव डाल रहा है इस पूरी बीमारी के पूरे परिदृश्य में? केतु आकाश तत्व है, जी, ठीक है, आकाश है केतु और उसका अग्नि तत्व है, आकाश बली है। तो केतु जो है हमारे यहाँ, ये जो कोरोना जो बीमारी आई मिथुन राशि में आई, कि केरला में आई, मिथुन राशि प्रदेश में, कहाँ से आई? चाइना से। तो जल से आई, आकाश से आई? आकाश से आई। जी, तो केतु मैंने बोला आकाश मार्गी जो है, वायु से, वायु से संक्रमण कराना या वायु मार्ग से लाना या वायु मार्ग से उसका करना। और इसके अलावा बहुत से जो आए हैं, जो बाहर से जो लोग आए उनके कारण बीमारी यहाँ पे आई है और जो फैली है, तो वो सब फ्लाइट से ही आए हुए हैं। हाँ, उस फ्लाइट के लिस्ट के आधार पर सबको चिन्हित किया गया है कि कौन से एरिया से कौन व्यक्ति आया, कब आया और किस। लगभग पूरे विश्व में वायु से ही या फ्लाइट बाय एयरवे से ही सब हुआ है, तो हवाई मार्ग से ही सब हुआ है, इसलिए केतु का यहाँ महत्व आ गया। जी, और चूंकि केतु के साथ गुरु बैठा हुआ था उस समय, तो केतु और गुरु भी आकाश तत्वों में आता है, तो केतु गुरु ने दोनों बिल्कुल एक जैसा काम करा। मतलब ट्रांसपोर्टेशन इजी हो गया, कोरोना इजी हो गया। और अग्नि तत्व भी रहता है उसमें के अंदर, केतु के अंदर, तो अग्नि या जो फ्यूल है या जिससे मतलब द्रुत गति से या बहुत तेज गति से आना है, फैलना, ये काम केतु। तो ये इस तरह की परिस्थितियां जो 5 ग्रहों का योग बन रहा है और 5 ग्रहों के योग से जो ये कोरोना की महामारी, जैसा कि आप अभी बता रहे हैं कि ये सब शायद इस वजह से फैला है, मतलब मैं शायद बोल रहा हूँ, आप तो निश्चिंत हैं, तो ऐसा कभी और भी कभी हुआ है कभी इस तरह से पहले कुछ सालों में कभी कि अभी आप पहली बार ही हो रहा है? विश्व स्वास्थ्य संगठन तो अभी बनाया WHO जैसे, जो कुछ समय नहीं, मतलब ये कि जो महामारियां तो पूरे वर्ल्ड में पहले भी कई सालों तक होती रही हैं। मैं वही बता रहा हूँ ना, महामारी किसको बोलते हैं? सबसे पहली बात तो मारी और महामारी, मतलब जो बीमारी है वो सादी है, और जो महामारी है वो कब कन्वर्ट होती है। जैसे मान लो कोई रोग है, तो रोग तो साधारण रोग होता है, भयंकर कब बनता है? जब भयंकर बन जाता है तो उसके कुछ लक्षण होते हैं, उसके कुछ पैमाने होते हैं, कुछ पैरामीटर्स होते हैं, जब उसको क्रॉस कर जाती है बीमारी तो महामारी बन जाती है। जब बहुत सारे देशों में फैल जाती है, अधिकांश लोग जो है विश्व की जनसंख्या का कुछ अधिकांश हिस्सा उससे प्रभावित हो जाता है और वो उसका इलाज नहीं मिल पाता, समझ में नहीं आ पाता और धड़ाधड़ लोग मरने लग जाते हैं, तब जाके महामारी घोषित की जाती है। बराबर, ठीक है। और ये 30 जनवरी जो है लगभग शायद WHO ने इसको महामारी घोषित कर दिया था जी, 30 जनवरी को इसका महामारी घोषित कर दिया था, तो इसलिए महामारी कहलाई है। अच्छा, इसमें मेरा ये प्रश्न ये था कि पूर्व में भी इस तरह के कोई इसके पहले बता रहा हूँ, इसके पहले हर लगभग 100 साल के डिस्टेंस पे, 100 साल के अंतराल पे एक महामारी कोई ना कोई आती है। 1720 से लेके 1820 से लेके 1920 से लेके 2020 तक, मतलब हर 100 साल में 1920 1918 में भी मरी नाम की एक बीमारी आई थी, महामारी थी, उसके पहले आई थी 1820 में भी आई थी, 1720 में भी आई थी, फ्लैग जिसे बोलते हैं फैला था। तो ये, लेकिन हाँ, सबसे बड़ी जो विशेषता जो इसके ये है कि ये महामारी जब कभी भी आती है वो हमारे यहाँ विदेश से ही आती है, हमारे देश में महामारी पैदा नहीं होती। तो ये किस ग्रह की वजह से होती है? हाँ, उसका कारण क्या है कि ये जो बाहरी जो राहु केतु जो है ये आकाशमार्गी ग्रह है, आकाश से या जल से या वायु से ही आते हैं, जो संक्रमण होते हैं, जो बीमारियां होती है। मेरा प्रश्न, आप शायद मैं अपनी ढंग से बात नहीं रख पा रहा हूँ, कि जैसे आपने बताया था कि शनि हर 90 साल में
हाँ नहीं, ये राहु केतु कारण तो महामारी आती है, पर क्या होता है कि शनि जो है, अब ये जो मात्र राहु केतु महामारी घोषित नहीं करवा सकते हैं, क्योंकि 2 ग्रह में क्या कर लेंगे, 2 ग्रह लेंगे भी तो 2 ग्रह में ज़्यादा 4 राशियाँ आती है। राहु की मिथुन कन्या राशि, केतु की धनु और मीन राशि जो से आएंगी, ये जो अब 4 राशियाँ आ जाएंगी, लेकिन इन 4 राशि से होना कुछ नहीं है। पर शनि जो होता है, शनि का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहता है, क्योंकि शनि जो है सबसे धीमा चलने वाला ग्रह है। 2.5 साल में एक राशि कवर करता है, और 12 राशि कवर करने में 30 साल लग जाते हैं जी। तो 30 साल लग जाते हैं। तो 30 साल का जब एक चक्र होता है, इससे 90 साल में 3 चक्र पूरे होते हैं। तो जब 3 चक्र पूरे होते हैं, तब जाकर के एक महामारी का समय आ जाता है, 100 साल के करीब करीब। जी जी जी। कभी आपने देखा होगा, जैसे भेड़ होती है या बकरा या ऐसा होता है, तो वो क्या करता है, जैसे वो जो पिंडी मारता है, हिट करता है आपको, तो एक बार आके हल्का हिट करता है, फिर दूसरी बार वापस हिट करता है, भेड़। हाँ भेड़, और तीसरी बार जो हिट करता है तो बिल्कुल आपको लेटा देता है, सुला देता है आपको, मतलब बिल्कुल डैशिंग कर देता है। तो यही प्रकार इसका रहता है। शनि हर 30 साल में कोई ना कोई रोग या कोई ना कोई व्याधि या कोई ना कोई तकलीफ या कोई ना कोई आपदा देता है, पर वो छोटे रूप पैमाने पर देती है हर 30 साल बाद, लेकिन 90 साल के दौरान वो जो है हो जाता है। और इसीलिए एक कहावत भी है कि साहब शनि की 7.5 लगी, तीसरी 7.5 आदमी देख नहीं पाएगा, या तीसरी देख ली तो बहुत हो गया। 3 चरणों में आती है, 3 चरणों में, जैसे 30 साल में एक बार आई है, तो या तो 1-2 देख लोगे या 3 देख लोगे, बहुत चौथी देख नहीं पाओगे, क्योंकि 90 के बाद तो आदमी का जिंदा रहना चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो 3 देख ली बहुत बड़ी बात है। तो 3 का बड़ा ये है महत्व इसके अंदर। और इन 90 साल के दौरान गुरु की जो गोचर की स्थिति जो होती है, वो भी लगभग ऐसी होती, 12 एक साल में एक राशि जैसे करता है, 12 साल में 12 राशि कर लेता है पूरे। तो ये जो 12-7-84, 12-98, तो 7 चक्र जब पूरे गुरु के होते हैं, तो 7 चक्र 8 चक्र के करीब जब होता है, तो ये शनि के आसपास या शनि के प्रभाव में या शनि पर प्रभाव डालने वाली स्थिति में आ जाता है, राहु केतु के संपर्क में गुरु आ जाता है। तो ये जब ग्रह स्थिति बन जाती है, तो महामारी का कारण बन जाती है। मतलब ये है कि जो विश्व की जनसंख्या है उसका मतलब 100% या कम से कम 80%, 90%, जैसे कि आपने बताया कि 5 ग्रह आ गए, जैसे धनु राशि में धनु राशि और मीन राशि, ये दोनों गुरु की राशि हो गई। उसके अलावा बुध की राशियां हो गई मिथुन और कन्या राशि जी। उसके अलावा शनि की राशि है मिथुन और कुंभ जी। शुक्र की राशि हो गई वृषभ और तुला जी जी। सूर्य की राशि सिंह हो गई, चंद्रमा की राशि कर्क हो गई। अब सूर्य और चंद्रमा का इसमें क्या रोल है, पहले तो ये प्रश्न हो जाए, फिर उसके साथ जुड़ा हुआ मेरा दूसरा प्रश्न है कि जब इतनी सारी राशियां, 12 राशियों में से 10 राशि तो यहाँ दिख रही हैं, तो मतलब ये कि फिर बचा कौन? मंगल बचा बस। तो मंगल बचा है, मतलब सिर्फ जो मंगल से प्रभावित लोग हैं सिर्फ वही सुरक्षित हैं। हाँ, मंगल में मतलब होता है, मंगल मतलब ऊर्जा होती है, मंगल मतलब रक्त होता है। मंगल, सूर्य और चंद्र, 3 राशियां बची। नहीं, सूर्य का तो सिंह राशि आ रही है, कर्क की चंद्रमा की कर्क राशि आ रही है, सिर्फ मंगल की राशि बच रही है, मेष और वृश्चिक की राशि बच रही है। तो क्या होता है कि मंगल के कारण, जो मंगल में बोलते हैं, मंगल मतलब एक ऊर्जा, एक जिजीविषता, एक जो जीवटता होती है, मतलब उसको अगर प्रभाव होता भी है तो उसकी जो इम्यूनिटी पावर जो होता है, जो रोग प्रतिरोध क्षमता जो होती है, वो इतनी स्ट्रांग रहती है कि वो झेल लेता है। ऐसा नहीं कि प्रभावित नहीं होता, प्रभावित तो होता है पर वो झेल लेता है। जैसे किसी को बुखार आया तो कोई लोग कराते रहते हैं, कोई लोग चुपचाप सो जाते हैं गोली खा के, तो ये उसकी अपनी व्यक्तिगत क्षमता है। तो मंगल उसका वो सामर्थ्य देता है जी, इसलिए वो उसको फर्क नहीं पड़ता। बाकी यद्यपि प्रभावित तो वो भी होता है कहीं ना कहीं किसी अंश में, किसी रूप में, लेकिन वो उसको सहन कर जाता है, उसकी सहन शक्ति बड़ी रहती है। अब यहाँ गुरु का बता रहा हूँ मैं, गुरु का इसलिए प्रभाव आ रहा है, गुरु बढ़ाता है कोई चीज़ को। शनि जो है, शनि भी फैलाता है, शनि का देखना, शनि भी विस्तार करता है। अब अगर शनि का होता है तेल, पानी में डाल दो 1 बूंद तो कैसा फैलता है, शनि भी विस्तार करता है, गुरु भी विस्तार करता है। तो ये दोनों ग्रह विस्तार करने वाले हैं, और राहु और केतु ये बिगाड़ने वाले हैं। तो ये चीज़ को बिगाड़ते हैं, कुछ चीज़ को नया संक्रमण। सूर्य चंद्र का क्या रोल आ गया? फिर आपने बताया कि चंद्र का रोल तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि चंद्र जल का कारण है, और जो कर्क राशि वाले रहते हैं, जो कर्क राशि है वो जल तत्व राशि है, तो ये बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है, जल में बहुत जल्दी प्रभाव पड़ता है। और कोई भी चीज का जो घुलनशीलता जो होती है वो जल के माध्यम से होती है जी। जैसे जो लिक्विड जब बनता है, जब ब्लड भी होता है, लिक्विड होता है, तो पूरे बॉडी में घूमता है बराबर। और हमारी बॉडी में 70% ऑक्सीजन, क्या 70% पानी है जी, पृथ्वी पे 70% पानी है। मतलब जो लगभग जो प्रभावित करने वाला कोई तत्व सबसे ज्यादा है वो जल ही है, जो पृथ्वी पर प्रभावित कर रहा है, शरीर को प्रभावित कर रहा है। अगर जल नहीं होगा तो भी आफत है, जल अधिक हो जाएगा तो भी आफत है। तो जल का जो अनुपात बिगड़ता है, जल के कारण जो संक्रमण जो होता है वो अति शीघ्र फैलता है। और चूंकि राहु और चंद्र की शत्रुता है आपस में, इसलिए राहु चंद्र की शत्रुता होने के कारण राहु जो है शत्रु के माध्यम से या जल के माध्यम से ही अपना संक्रमण अधिकतर फैलाता है। तो ये जो है जल का इसमें बहुत ज़्यादा महत्व है। अब सूर्य का महत्व अपन देखेंगे, सूर्य क्यों होता है। तो सूर्य जो है, अब जैसे अभी आपने देखा होगा, इसमें मैंने बोला कि अभी कोरोना के अंदर आधा घंटा 1 घंटा धूप में बैठो आप,
हाँ सूर्य में बैठो तो उसका मतलब सूर्य का प्रभाव कम पड़ रहा है आपकी बॉडी पे, जो विटामिन डी है वो कम पड़ रहा है, जो आपकी जो फास्फोरस बॉडी के अंदर जो है वो कम पड़ रहा है, हड्डियों में कैल्शियम फास्फोरस की कमी हो रही है। चंद्रमा कैल्शियम देता है, सूर्य फास्फोरस देता है। जो लोग अभी कोरोना की इलाज के लिए जो सजेशन दे रहे हैं, जो घरेलू नुस्खे बता रहे हैं, वो बता रहे हैं कि जो खट्टी चीज़ें हो, नमक से संबंधित चीज़ें हो, गर्म चीज़ें हो, गर्म पानी का कुल्ला करना हो, नमक से करें, इस तरह की खार, खटाई और तो अब गर्मी। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि शनि जो है वात देता है। आप जब आपको ये जब ठंड जकड़ती है, जब बर्फ या कुछ ठंड की चीज़ जो बीमारी व्याधि जकड़ती है तो वात बिगड़ता है, तो आपके जॉइंट्स जो थे, गठियावात जिसको बोलते हैं, जो जॉइंट्स होते हैं हाथों के, हड्डियाँ, उंगलियाँ, एड़ियाँ दुखना, घुटने दुखना, सर दर्द होना, ये जो होता है, ये जॉइंट्स का पेन क्यों होता है? क्योंकि ये हड्डियों को अटैक करता है शनि। और हड्डियों में क्या चीज़ है? दो चीज़ें, एक तो कैल्शियम, एक फास्फोरस जी। ये दोनों जो चीज़ों का बैलेंस बिगड़ जाएगा, इनका अनुपात बिगड़ जाएगा, डिसबैलेंस हो जाएगा, तो आदमी की हड्डियाँ कमजोर होंगी, हड्डियाँ कमजोर होंगी, शनि का प्रभाव बढ़ जाएगा। इसलिए शनि का प्रभाव को कम करने के लिए सूर्य का और चंद्रमा का सकारात्मक होना अत्यंत आवश्यक है। मतलब बॉडी में कैल्शियम होना भी जरूरी है और फास्फोरस होना भी जरूरी है हड्डियों के अंदर, तब जाके हड्डियां मजबूत होंगी। इसलिए सूर्य चंद्र प्रभावित हुए। जब शनि जब सूर्य चंद्र को प्रभावित करेंगे, राहु केतु प्रभावित करेंगे, तभी जाकर के वो रोग पूर्ण रूप से अंदर फैल पाएगा, मतलब नहीं फैल पाएगा। इतनी परिस्थितियां विकट दिख रही हैं और जिस हिसाब से आप प्रिडिक्शन कर रहे हैं उस हिसाब से जो गंभीरता इस हिसाब से कि जो सारे ग्रह हैं वो सभी ग्रह मतलब अभी विपरीत स्थिति में दिख रहे हैं। बराबर। अब ये कब तक चलेगा ऐसा? ये आखिर ये कोई इसकी सीमा होगी कि ये कब जाके खत्म होगा ये सब चीज़ें? बिल्कुल। इसके पहले अपन एक बात कर लेते हैं, जैसे इसमें जो अपन ने बताया, राशियां बताई आपको, राहु की हमने बताई, मिथुन राशि, कन्या राशि, राहु की भी, बुध की भी है, और चंद्रमा की कर्क राशि है, सूर्य की सिंह राशि है, और साथ साथ धनु राशि, मीन राशि गुरु की, शनि की मकर कुंभ राशि है। तो इतनी राशियां प्रभावित हो रही हैं जी, ठीक है, तुला वृषभ ये सब, और शुक्र की राशि प्रभावित हो रही है। तो इतनी राशियां प्रभावित हो रही है, इसलिए महामारी घोषित हुई है। इस मात्रा में वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 80% इसमें कवर हो गया, 80% 90% पॉपुलेशन जो कवर हो रही है। और उसमें जब 90% पॉपुलेशन कवर होगी तो निश्चित तौर पे जो मृत्यु दर होगी वो भी उसके हिसाब से होगी। इसलिए इसको महामारी घोषित किया गया, सबसे पहली बात। और दूसरी घोषित करने का कारण ये है कि इसका इलाज नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो ये हमेशा ऐसे ही रहेगा क्या? नहीं, ये ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ग्रहों की स्थिति खराब हुई अभी। अब ग्रह जब बदलेंगे, जब जैसे जैसे जो चाल बदलते जाएंगे, जैसे जैसे वो अपने क्षेत्रों से बाहर आते जाएंगे, वैसे वैसे उनका प्रभाव कम होने लगेगा। और कम होने लगेगा तो अपने आप वातावरण जो है पहले जैसा पूर्ववत हो जाएगा। मतलब ये आपको क्या लगता है ये कब तक जाके चीजें ये जो है, इसके लिए हम बोल सकते हैं, इसमें सबसे बड़ी बात जो है राहु केतु को लेकर के मैंने कहा कि जो चरमोत्कर्ष जो इसका जो है वो राहु केतु और गुरु के कारण ज्यादा आ रहा है। वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें जो है 19 मई तक तो राहु का प्रभाव है। मतलब राहु जो है मिथुन राशि में आराद्रा नक्षत्र में चल रहा है अभी। आराद्रा नक्षत्र जो राहु का अपना नक्षत्र है, और केतु चल रहा है धनु राशि में अपने मूल नक्षत्र पे, जो उसका अपना नक्षत्र है। केतु का अपना नक्षत्र है, मतलब केतु का जो नक्षत्र, हाँ, मूल नक्षत्र का स्वामी भी केतु है और आराधना का स्वामी राहु है। मतलब राहु अपने नक्षत्र में है, केतु अपने नक्षत्र में है, केतु अपनी उच्च राशि में है, राहु अपनी उच्च राशि में है, दोनों अपनी अपनी उच्च राशि में अपने नक्षत्र पे से गुजर करके भ्रमण कर रहे हैं। तो ये दोनों परम बली हो गए। तो एक ग्रह एक नक्षत्र में कितने दिनों तक रहेगा? राहु जैसे जो 9 चरण होते हैं, 2 महीने का करीब करीब एक चरण रहता है जी। 2 9 18 महीने राहु चलता है और 2 महीने केतु का प्रभाव रहता है। तो ये करीब करीब 19 मई तक राहु रहेंगे। अच्छा, ठीक है। और आपके राहु केतु का प्रभाव रहेगा 19 मई से 19 सितंबर तक जो है आगे केतु रहेंगे। मतलब 19 मई तक राहु केतु दोनों रहेंगे अपने अपने नक्षत्र पे। अच्छा। लेकिन 19 मई के बाद से राहु बदल जाएगा, अपने नक्षत्र हट जाएगा, वो आराधना से निकल करके मृगशीर्ष में पहुंच जाएगा जी। तो इसलिए राहु का प्रभाव कम हो जाएगा, केतु का रहेगा पर राहु का प्रभाव कम हो जाएगा। मतलब बहुत केतु का प्रभाव तो आपने बताया था कि केतु सिर्फ जो वायु के माध्यम से जो बीमारियां हमारे यहाँ आई है वो उतना जो केतु ने उसको ट्रांसपोर्टेशन का जो काम किया है, हाँ, स्टार्टिंग करवा दी, शुरुआत करा दी, पर वो जो मुख्य जो बीमारी डिटेक्ट नहीं हो पाई है, ये जो चीजें आइडेंटिफाई नहीं कर पाई, ये तो राहु ने करा, जैसा आपने बताया। बिल्कुल। तो राहु यदि चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद क्या बीमारी पर राहु केतु के लगभग परिणाम में से एक जैसे दिखते हैं कि दोनों छाया कर रहे हैं, दोनों भ्रम करने वाले, दोनों भ्रमित करने वाले हैं। पर ठीक है, राहु ज्यादा है अभी, तो राहु जो है, राहु के कारण ज्यादा परिणाम आया है, ये ज्यादा चरमोत्कर्ष पे आया, ज्यादा इसके भयावह बीमारी का इलाज नहीं है। हाँ, तो ये 19 मई को जो राहु जब नक्षत्र बदलेगा, आराधना नक्षत्र से जाएगा ये आपके इधर मृगशीर्ष की ओर, उसके बाद से जो रिलैक्सेशन चालू होगा।
उसके बाद से आराम चालू, मतलब कुछ मतलब 19 मई के बाद इस बीमारी के जो इलाज हैं या जो इलाज मिलने लग जाएंगे, या यूं कह लो कि आप तो ये देखोगे, ये लिख के रख लो कि अरे ये तो इलाज हमको पहले ही मालूम था। अच्छा, ये वो जो आप दवाइयां लागू होंगी, मैंने क्या डायग्नोसिस नहीं हो पाता, दवाई लागू नहीं हो पाती, राहुल लागू नहीं होने देता दवाई। आप जिसके भरोसे रहते हो वो भरोसा हटा देता है। आप बोलो ये दवाई लागू हो जाएगी, वो दवाई लागू नहीं होगी, और आपका मनोबल गिर जाएगा, आपका भय बढ़ जाएगा, आप अज्ञात भय में ग्रस्त हो जाओगे जी। जैसे ही वो राहु का प्रभाव कम होगा, दवाई लागू हो जाएगी, लोगों को हर्ष का माहौल बन जाएगा कि नहीं दवाई लागू हो रही, दवाई मिल गई, वायरस निकल गया है, अब वायरस का अपना वो क्या टीका निकल गया, फलाना केमिकल निकल गया, जो भी कुछ दवाई होंगी निकल जाएगी, टेबलेट मिल जाएंगी, मतलब या कुछ पुराना ऐसा इलाज मिल जाएगा और वो धीरे धीरे लागू हो जाएगा, लोग खुश हो जाएंगे। चलो, पूरे टॉक शो में पहली बार मुझे मन से इच्छा हुई कि मैं मुस्कुरा सकूं थोड़ी देर के लिए कि 19 मई की एक थोड़ी सी आशा की किरण हमको दिखी। हाँ। कि भाई 19 मई तक की ये जो परिस्थितियां हैं ये हमें गुजारना है। हाँ, उसके बाद से धीरे धीरे आराम चालू होगा। उसका अगला जो पड़ाव है वो 29 मई का है, क्योंकि 29 मई तक गुरु नीच में है। 29 मई के गुरु की नीचता कम हो जाएगी, गुरु आगे बढ़ जाएंगे 5 अंश से, और गुरु का जो नीच का जो प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। तो मतलब गुरु नीच से जो प्रभाव हमने शुरू में गणना करी थी, जो आपने शुरू में प्रेडिक्शन बताया था कि गुरु के नीच की वजह से होने से जो जैसे दिल्ली में जो तबलीगी जमात के लोग पकड़ाए थे, या जो धर्म आधारित केंद्रों के माध्यम से ये जो कोरोना फैला था, जो उसका प्रसार हुआ था, वो कहीं ना कहीं गुरु के प्रभाव की वजह से हुआ था। तो ये जो प्रसार हुआ है या जो जिन लोगों की वजह से ये फैला है, ये 29 मई तक चलेगा अभी। मतलब ये जो अलग अलग लोग 29 मई तक उस जमात के लोग मिलेंगे आपको कहीं ना कहीं, कहीं ना कहीं। वही मेरा प्रश्न वही था। और उसके बाद से धीरे धीरे ये प्रभाव कम हो जाएगा, और ये जो है अच्छी चीज़ चालू हो जाएगी, मतलब सकारात्मकता आ जाएगी, उसकी इलाज मिलने लगेगा, और ये बीमारी धीरे धीरे जाने की ओर चालू अग्रसर हो जाएगी, निकलने लगेगी। ये जो है 29 मई तक इसका आखिरी है। लेकिन ये बात सिर्फ कोरोना वायरस की कर रहे हैं हम जी। कोरोना वायरस जो आप बोल रहे हो, कोरोना वायरस कब जाएगा, क्या होगा, लेकिन उसके बाद भी ये जो गुरु जा रहा है 29 मई को जाएगा, नीच से प्रभाव बंद हो जाएगा, लेकिन उसके बाद कुछ दिन बाद, 1 महीने बाद वापस गुरु जो है वक्री होने वाला है, फिर से वापस पुरानी स्थिति में आ जाएंगे गुरु 1 महीने बाद। 1 महीने बाद मतलब कब आएंगे? 29 जून को। ओहो, 29 जून को फिर वापस से गुरु वक्री होंगे। तो वक्री होंगे 29 जून तक तो आपने बोला चेंज होंगे। नहीं, 29 मई को 29 मई को वक्री होंगे। 29 मई को नीचता से बाहर आएंगे और 29 जून को वक्री होंगे। अच्छा, मतलब 1 महीने बाद फिर वापस पुरानी स्थिति में आ जाएंगे। हाँ, और शनि भी वक्री होने वाले हैं उधर। तो ये तो जैसे अगर मान लीजिए गुरु वक्री होते हैं 29 जून को या 1 जुलाई को, जब भी होते हैं, तो उसका प्रभाव तो ये होता है जो अभी तक हमने गणना करी है कि जो धार्मिक उन्माद फैल रहे हैं, कट्टरता फैल रही है, या जो धर्म केंद्रों के माध्यम से जो ये प्रसार हो रहा है। लेकिन राहु तो चेंज हो चुका होगा जब तक, तो कोरोना का प्रभाव या कोरोना का इलाज तो जब तक मिल चुका होगा। मैं वही बता रहा हूँ ना कि 29 मई के बाद जो है ये इसका इलाज मिल जाएगा। राहु अपना असर जो है कम कर देगा, सिर्फ केतु का रहेगा। केतु 19 सितंबर तक केतु भी खत्म हो जाएगा, उसका प्रभाव खत्म। लेकिन ये कि राहु के बदलने से बीमारी बहुत कुछ कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब ये जो थोड़ा पूरी तरह जाने का नहीं बोल रहा हूँ मैं, कंट्रोल में आ जाएगी। मतलब एक आशा की किरण मिल जाएगी कि हाँ इलाज मिल रहा है या अच्छे हो रहे हैं, या अच्छा। इनकी जो संख्या जैसे गुणात्मक वृद्धि हो रही है, जो बढ़ रहे हैं एकदम कि आज इतने मर गए, आज इतने पॉजिटिव, आज ऐसा हुआ, हाँ। वो संख्या धीरे धीरे कम होने लगेगी। मतलब आदमी को एक आशा किरण जग जाएगी, उल्लास से धीरे धीरे अब हम जीत जाएंगे। अभी जो हमें क्रिकेट मैच के स्कोर की तरह रोज कोरोना के मरीजों की संख्या देख रहे हैं अखबारों में या टीवी पे, वो क्रिकेट मैच के स्कोर आना बंद हो जाएंगे, फिर वो धीरे धीरे स्थिति नियंत्रण में आने लग जाएगी। बस वो बहुत बड़ी बात होगी, क्योंकि अभी क्या है, जो अज्ञात भय कि क्या होगा, कब जाएगा, लॉकडाउन कब खत्म होगा, कब नहीं होगा, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, मतलब एक जो अनिश्चितता की जो माहौल बना हुआ है। तो फिर जो नीच के गुरु वापस वक्री होने के बाद में जो नीच के रहेंगे, तो ये गुरु का फल कब तक रहेगा फिर? वो उसके बाद ये जो है आपका गुरु 20 नवंबर के बाद मार्गी होंगे। 29 जून को वक्री होंगे, 20 नवंबर को मार्गी होंगे। तो ये गुरु की जितनी अच्छाई है वो 20 नवंबर के बाद। मैंने इसीलिए उस समय जब 10 जनवरी को आपको कहा था कि ये साल पूरा लगभग जो है हमको हैरान परेशान करने वाला है। एक साल पूरा, मतलब 2020 पूरा हमारे किसी ना किसी तरह से, भले ही कोरोना का थोड़ा सा संकट यदि अभी 19 मई को कम भी हो जाता है, तो अभी किसी दूसरी बीमारी से, किसी दूसरे संकट से, किसी दूसरी परेशानी से अभी उसके बाद हमको ये साल पूरा 20 नवंबर तक निकालना है। ऐसा हमारे विद्वान पंडित जी का कहना है कि ये 19 मई से जो थोड़ा राहत हमको मिलना शुरू हो जाएगी। जो कोरोना आज जो इतना गंभीर संकट मानवता पे आज जो पैदा हुआ है, ये धीरे धीरे 19 मई के बाद फिर धीरे धीरे 29 मई के बाद
हाँ 29 मई के बाद में धीरे धीरे ये कम होना शुरू हो जाएगा। आप तो नहीं 29 मई का तो आपने गुरु का बोला था, 19 मई का राहु आपने राहु का बोला। राहु का, लेकिन राहु के साथ गुरु जब बदल जाएगा 10 दिन बाद तो और अच्छा लगेगा ना। हाँ मतलब मई का समझ लो महीना आखिरी है बस। नहीं मतलब जो बीमारी का इलाज आपने बोला था कि 19 राहु 19 के बाद से बहुत कुछ, 19 मई से जो 19 मई के बाद भ्रम दूर हो जाएंगे लोगों के, स्पष्ट भ्रम दूर हो जाएंगे। भ्रम दूर हो जाएंगे मतलब लोग बोलेंगे कि कैसे हुआ है, तो हमको मालूम था ये कैसे हो रहा है, ये तो मिल गया था। और फिर सब दावे करेंगे कि हमने तो 8 दिन पहले ही देखा, हमने महीना पहले देखा, 15 दिन पहले निकाल लिया था। मतलब वो सब चीजें सब चालू, चर्चाएं चालू हो जाएंगी। केतु जो आपने बताया, फिर केतु की परिस्थिति, केतु के जो स्थिति है वो कब चेंज होगी? केतु की जो स्थिति है वो 19 मई अपने 19 मई के बाद से 19 सितंबर तक और केतु रहेगा। राहु जरूर बदल जाएगा पर केतु 19 सितंबर तक मूल नक्षत्र में गोचर में भ्रमण करेगा। तो 19 सितंबर तक जब मूल के नक्षत्र में केतु भ्रमण करता है तो वो उसकी स्थिति बताता है कि वो उसका बल दिखाएगा। और वहीं पे राहु निकल जाएगा नक्षत्र आराद्रा से निकल के मृगशीर्ष में आ जाएगा। लेकिन मृगशीर्ष नक्षत्र जो है मंगल का है, मतलब राहु मंगल के साथ नक्षत्र में बैठ जाएगा और इधर केतु अपने नक्षत्र मूल में रहेगा। तो ये स्थिति भी जो है इतनी अच्छी नहीं कह सकते हैं। 19 मई से राहु केतु और मंगल तो मित्र हैं आपस में शायद। नहीं वो तो है, लेकिन जो अग्निकांड होते हैं, विस्फोट होते हैं, कैसे होते हैं? मंगल मतलब आग, राहु मतलब हवा। जी अगर फूंक मारा या कुछ करा, जैसे बोलते हैं बलून फुलाया या कोई अग्नि में अपने फूंक मारा या कुछ करा, तो वो जो बढ़ता है, जो फैलता है एकदम आकाश। और ये आकाश तत्व है ना केतु, तो आकाश तत्व से या जो बिजली गिरना ऊपर से या कोई आकाशीय पिंड गिरना या वस्तु गिरना या विस्फोट होना या एयर क्रैश होना या ऐसी कुछ और चीज़ें या कोई प्रयोग करें या प्रक्षेपण करें वो असफल होना, ये जो है ये जो समय आप बता रहे हैं ये जो भारतवर्ष में मानसून का समय होता है नॉर्मली, और जो आप बता रहे हैं कि भाई ये जो केतु और मंगल का जो तेजाब की बारिश हो सकती है ना। अच्छा, अम्लीय वर्षा हो सकती है। अच्छा, क्यों नहीं हो सकती है? मतलब ये कि एक कोरोना से निपटने के बाद भी जुलाई अगस्त, लेकिन ये छुटपुट कहीं कहीं है, नहीं बहुत बड़े मात्रा में, बहुत सारी जगह हो रहा है, कभी कभी कहीं कहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, मतलब ये जो मानसून तो हम सामान्य उम्मीद कर सकते हैं ना इसमें। हाँ, अब जैसे ये जो है कोई चीज़ को अगर बिगाड़ना है तो उसका अति कर दो। मानसून आया, बारिश आई, बहुत ज़्यादा बारिश आई, बाढ़ आ गई जी, क्या करेंगे आप? क्योंकि मैंने कहा ना पुनर्वसु नक्षत्र से शुरुआत हुई है तो पुनर्वास तो करवाना है। बाढ़ आ गई, सब पूरा घर ही बह गई, बोलेगा जो ढोर ढांडे बह गए, जनावर जानवर बह गए, मवेशी चले गए, क्या कर लेंगे आप? ये राहु केतु का जो प्रभाव है। मतलब ये कि एक क्या बोलते हैं, और आसमान से गिरे खजूर बैठ गए। यहाँ तक कि कुछ सुप्त ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं। अच्छा, जो सुप्त अवस्था में बैठे हैं वो ज्वालामुखी सक्रिय हो सकते हैं, लावा निकल सकता है, भूकंप आ सकता है, ये सब चीजें जो है हो सकती है, या कोई नए ज्वालामुखी भी फूट सकते हैं। और शुक्र भी जुलाई तक ही है शायद, आपने 4 महीने का जो अगस्त तक है। अगस्त तक है। तो शुक्र अभी शुक्र क्या नुकसान दे रहा है अभी अपने को? जी, शुक्र जो है आपका 31 जुलाई से मिथुन में जाएगा शुक्र जी, 31 अभी वृषभ राशि में है। तो वृषभ राशि का शुक्र उन्माद पैदा करता है। उन्माद पैदा करता है मतलब आदमी का अंदर कामोत्तेजना देता है। उन्माद, अच्छा, उन्माद पैदा करता है मतलब कामोत्तेजक होता है व्यक्ति, कामोत्तेजना होती है, उन्माद होता है, उसमें कुछ ना कुछ एक अंदर जुनून सा आता है, कुछ करना है, और वो अगर सही दिशा में जाए तो बहुत कुछ अच्छी चीजें कर सकता है। खाली दिमाग शैतान के घर, अभी तो सब घर में बैठे हैं तो उन्माद और क्या बोलना चाहिए, सब चीजें इस तरह की चीजें तो अब बढ़ने। तो लॉकडाउन में बहुत सी चीजों का जो है प्रक्षेपण हो रहा है ना जी, जो आने वाले भविष्य में सामने आएगा। अच्छा, जो नुकसान राहु कर रहा है वो शुक्र भरपाई करवाएगा। ये भी अगस्त तक चलेगा मतलब। ये बहुत बड़ी बात है शुक्र का स्वराशि का होना। लेकिन कुल मिलाकर के ये है कि ये समय जो है 19 मई के बाद से बहुत कुछ बदलाव आने वाला है। 29 मई के बाद से और बदलाव आ जाएगा और 29 सितंबर के बाद तो समझ लो धीरे धीरे सब बीमारी लगभग नहीं सी हो जाएगी। अभी हमारे आज प्रधानमंत्री ने एक बड़ी अच्छी बात बोली आज सुबह अखबारों में और टीवी के माध्यम से हमको जानकारी मिली कि ये जो कोरोना का जो संक्रमण काल है और ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों का फ़ायदा उठाया जाए। इसके जो क्या बोलना चाहिए, हर चीज़ के 2 पक्ष होते हैं, एक अच्छा और एक बुरा। तो उस बुरे पक्ष से, अच्छे पक्ष से हम क्या फ़ायदा उठा सकते हैं भारतवर्ष के लिए? जो हमारे प्रधानमंत्री का मत है कि भाई जो संकट काल है इसमें भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसके लिए आप उसका अपने हित में प्रयोग कर सकते हैं। तो भारतवर्ष की कुंडली क्या कहती है आपको इस हिसाब से कि भारतवर्ष की कुंडली में इस कोरोना से क्या प्रभाव पड़ेगा? इसका आर्थिक हुआ, सामाजिक हुआ, या जो भारतवर्ष की जनता है उसका
स्वास्थ्य जो है जिस हिसाब से हम देख रहे हैं, क्योंकि ये बीमारी तो पूरी वैश्विक है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन हमारा संदर्भ सिर्फ भारतवर्ष से लेके है। जैसे आज अमेरिका में जो महामारी का रूप है, उसके मुकाबले हम काफ़ी हद तक सुरक्षित हैं हमारे प्रधानमंत्री की बुद्धिमत्ता की वजह से। जी, तो भारतवर्ष की कुंडली जो है, जो हम अगर देखें तो भारतवर्ष जो है वृषभ लग्न कुंडली कर्क राशि बनती है भारतवर्ष की। और सबसे बड़ी बात जो चौंकाने वाली है कि इसमें विश्वोत्तरी जो महादशा चल रही चंद्रमा की चल रही है भारतवर्ष की कुंडली में। जी, 12 सितंबर 15 से 12 सितंबर 25 तक जी। और इसमें 12 दिसंबर 19 से 12 जुलाई 21 तक चंद्रमा में शनि का अंतर है। चंद्रमा और शनि है तो आपस में कोई विष योग होता है। विष योग होता है, विष योग। तो ये चंद्रमा में शनि का अंतर है। तो ये विष योग मतलब क्या होता है? विष मतलब होता है, मैं आपको बिल्कुल सिंपल बताता हूँ, मवाद पड़ना, फस पड़ना, फोड़े फुंसी होना और जो है तकलीफ होना, जो एक केमिकल जो होते हैं, एक एसिड बनना, जो शरीर में जो एक विकार पैदा करना, विकार पैदा होते हैं, विष पैदा होते हैं, जो ये अलग अलग फुंसियों में कभी फुंसियां। शनि का काम आपको बहुत साधारण बताओ। शनि का काम जैसे दाढ़ में दर्द होता है, रात भर आदमी सो नहीं पाता, वो अंदर पस पड़ा रहता, पस झपक 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 करते रहता है। तो शनि वो काम करता है। शनि मतलब सतत कुछ न कुछ तकलीफ देता है आदमी को, धीरे 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 तो धीरे। ये परिस्थितियां 2021 तक हैं। 2021 तक है, 12 जुलाई 2021 तक का समय। जुलाई मतलब अभी 1 साल है पूरा अभी ये भारतवर्ष के लिए। अब बात मध्य प्रदेश की। लेकिन इसमें मैं थोड़ा इसका आर्थिक पक्ष भी जानना चाहता हूं कि जो भारतवर्ष की कुंडली है, जो अभी बड़े बड़े हमारे अर्थशास्त्री हुए या पूरे विश्व के जो विद्वान हैं, वो ये जानना चाहते हैं, जिन उनका नज़रिया ये है कि आज से 4 महीने पहले बाद में, 3 महीने बाद में, साल भर बाद में जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्था में कितना फर्क पड़ेगा? क्योंकि सबसे ज़्यादा चिंता लोगों को अब 3 महीने बाद की, 6 महीने बाद की है कि इस जो अभी आर्थिक मंदी है, विपत्ति है, इससे कैसे उभरेंगे बाद में, ये एक बड़ा प्रश्न है। तो चूंकि कुंडली है आपके पास भारतवर्ष की, तो थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि इस बारे में भी आप बताएं। देखिए, इसमें जो है आपका चंद्रमा की दशा चल रही है और लग्न वृषभ उसका है, वृषभ राशि चंद्रमा की उच्च राशि का लग्न है और चंद्रमा जाके बैठा हुआ है आपका कर्क राशि में जाके बैठा है। चंद्रमा में शनि का अंतर चल रहा है, तो ये अंतर जाएगा, जैसे भी जो कष्ट है जो देना है। उसके बाद चंद्रमा बुध का अंतर आएगा, चंद्रमा में बुध के बाद केतु का अंतर आएगा। ऐसे अलग अलग इनके अंतर आते रहेंगे, पर कुल मिलाकर के जो स्थिति बन रही है इसके अंदर वो ये है कि चंद्रमा में शनि का अंतर भी अगर देखा जाए 2021 तक, तो ये बहुत कुछ बदलाव करने वाला है। देखो, जो कर्क का शनि जो होता है वो विदेशी भाषा, विदेशी ज्ञान, विदेशी व्यापार या विदेश से कोई चीज़ आने की बातें बताता है, मतलब विदेश से कोई चीज़ या 7 समुद्र पार से कोई चीज़ आने की। अब उसमें पॉजिटिव भी होते हैं, सकारात्मक, नकारात्मक होते हैं। जैसे कि अब चंद्रमा में शनि का अंतर, नकारात्मक चीज़ आ गई जी, जो बाहर से आई वो चीज़ नकारात्मक आई, तो वो जो है। लेकिन साथ साथ शनि यहाँ बैठा हुआ है, कर्क में शनि बैठा हुआ है, चंद्रमा के साथ बैठा हुआ है, तो शुक्र के साथ बैठा है, बुध के साथ बैठा है, चतुर्ग्रही यहाँ पे है। और चूंकि शनि पराक्रम बैठा है, शनि पराक्रम तीसरे स्थान में बली होता है, शनि बैठा है पराक्रम में। और उसके बाद शनि बैठा है, चंद्रमा बैठा हुआ है, चंद्रमा की दशा है, लग्न वृषभ लग्न में कर्क की दशा है, खुद की दशा है 10 साल की। तो ये 10 साल में चंद्रमा जो है बहुत कुछ परिवर्तन भारत देश में करवाने वाला है। और आने वाले जो समय है, जो 2025 तक का टाइम इसका जो बताया है, 12/9/2025 तक का टाइम है, ये समय बहुत शनि के बाद जो है अच्छा रहेगा, बुध का रहेगा, केतु का रहेगा, जो कि परिवर्तनकारी रहेगा। और ये अभी चंद्रमा की दशा 2025 तक है। हाँ, तो अभी क्या परिस्थिति है? क्योंकि अभी तत्कालिक जो 1 साल में अभी हमको ये आर्थिक मंदी से उभरने की जो इच्छा है, अभी का क्या परिणाम होगा? नहीं, तो मैं वही बता रहा हूँ ना, चंद्रमा जो है वो 10 साल का अच्छा है, चंद्रमा कोई दिक्कत नहीं अच्छा है। लेकिन चंद्रमा में गोचर का जो अंतर शनि का आया है, वो शनि के अंतर के कारण तकलीफ आई है। और शनि का अंतर कब तक है? ये 12 जुलाई 2021 तक का है। अच्छा। उसके बाद 2025 तक चंद्रमा जाते जाते बहुत कुछ करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। क्योंकि उसकी लग्न जो है वृषभ लग्न में, उसकी उच्च राशि लग्न में बैठी हुई है और वो बैठा है पराक्रम में, चंद्रमा बैठा हुआ है, तो इसलिए वो अभी एक नया प्रश्न मेरे दिमाग में कौंधा है कि जो अभी भारत को, जो अभी हम लोग जो भारतीय संस्कृति है या भारत के जो मूल्य हैं, भारत की जो एक हमारी प्राचीन परंपराएं हैं, कि जो जैसे कोरोना के जो लक्षण हैं, कोरोना के लक्षण ये हैं कि आप हाथ धोना, डिस्टेंस बना के रखना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, प्रणाम करना, घर के अंदर जूते पहन के नहीं आना, बर्तन जो हैं वो साफ़ होना, रात को जूठा नहीं छोड़ना, घर में झाड़ू लगाने के भी नियम हैं, सफाई के नियम हैं, हर तरह के जो हमारी भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं। कहीं ना कहीं ये जो भारतीय संस्कृति के मूल्य हैं, ये कोरोना में तो अभी बता रहे हैं, लेकिन हिंदुस्तान में हमारी संस्कृति हजारों सालों से ये कहती आ रही है कि इस सब चीज़ों का पालन करो। तो अब क्या भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति का प्रचार होगा? क्या भारत के जो मूल्य हैं वो पूरा विश्व मानेगा?
या और अच्छे शब्दों में इसको बोलना चाहिए कि किस तरह से भारतीय संस्कृति, जैसे अभी हिंदुस्तान में अभी जो कोरोना की जो दवाई है जो अभी तत्कालिक उपलब्ध, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, जो अभी भारत में ये दवाई उपलब्ध है, ये पूरा विश्व को भारत सप्लाई कर रहा है। तो कहीं ना कहीं भारत की इससे प्रतिष्ठा भी बढ़ी है, विपरीत समय में भी जो एक अच्छा चीजें मिली हैं। तो ये कुंडली क्या कहती है? वो वही बता रहा हूँ, चूंकि कर्क का शनि है और तीसरी दृष्टि अपने पंचम स्थान देख रहा है, वहाँ बुध की राशि है, बुध उसके साथ बैठा हुआ है और शुक्र उसके साथ बैठा हुआ है, और इसलिए जो है पंचम स्थान मतलब जो है मित्रों का होता है, सहयोग जो प्रिय लोगों का होता है। तो उन लोगों से, मित्रों से या जो मित्र देश हैं या जो इनसे आपके संबंध पहले से अच्छे हैं मित्रवत, उसमें प्रगाढ़ता आएगी और कहीं ना कहीं जो है आपका एक संबंध तो अच्छे होंगे ही, लेकिन आपका महत्व वो समझेंगे वो लोग। उनके मन में, उनके आत्मा में लगेगा कि नहीं यार, ये जो है भारतवर्ष जो है इससे हमें कुछ सीखना चाहिए। यही एक ऐसी सनातन भूमि है जहाँ से कुछ जो पर्याय या किस प्रकार का कुछ अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, या कुछ इस जो आने वाली भविष्य की जो बीमारियाँ या जो कुछ भी जो संकट है उसका हल, पक्का हल जो है निकल सकता है, वो यहाँ से निकल सकता है। ऐसी भावना उनके मनों में आएगी। जो पड़ोसी देश हैं, मित्रवत जो देश हैं, जो हमारे जिनसे हमारे संबंध अच्छे बने हैं वो, और साथ साथ क्या है कि गुरु की दृष्टि भी पड़ रही है, तो कर्म क्षेत्र में गुरु की दृष्टि पड़ रही है, कर्म क्षेत्र में, बाहरी क्षेत्र में पड़ रही है, और आपके आय क्षेत्र में पड़ रही। तो गुरु के कारण जो है बहुत कुछ राज्य से, मतलब जो कर्म से या बाहरी क्षेत्रों से, विदेशी क्षेत्रों से जो है, विदेशों से या बाहरी देश के बाहर से हमको आय भी मिलने वाली है, आपकी वाहवाही भी होने वाली है, और बहुत कुछ आपको लाभ भी होने वाला है। अच्छा, अभी हाँ, अभी जो चल रहा है गुरु, मतलब ये तो गुरु का कुंडली में गुरु बैठा हुआ है, तो छठे भाव से तो वो चीज़ करता है। लेकिन क्या है कि गुरु जहाँ बैठता हूँ बिगाड़ता, मैं पहले बता चुका हूँ, गुरु छठे भाव में बैठा हुआ है, शत्रु स्थान, तो शत्रु स्थान में रोग का कारण, रिपु का कारण, ऋण का कारण, तो वो कर्जे भी करवाता है गुरु। कभी कभी रोग बढ़ाता है, कभी अकस्मात गुप्त शत्रु पैदा कर देता है। लेकिन फिर भी गुरु की दृष्टि होने के कारण गुरु सबको दबा देता है, उनको नियंत्रण कर लेता है। छुटपुट घटनाएं होती है, लेकिन वो बिगाड़ कुछ नहीं पाते। मतलब जो विरोधी रहेंगे वो जो भारत देश के विरोधी हैं, जैसे मान लीजिए उदाहरण के लिए चाइना का नाम लें, पाकिस्तान का नाम लें, तो इनकी स्थिति क्या बनेगी? नहीं, ये तो नतमस्तक होना है, ये नतमस्तक होना है, ये तो आगे पीछे आकर नतमस्तक होना ही होना है। और अभी सिर्फ ये आपको बता दूं कि ये चंद्रमा का 10 साल ये, और उसका मंगल के 7 साल जी, ये 7 साल मंगल के निकल जाएं। उसके बाद राहु जो आएगा 18 साल का, कि राहु बहुत बड़ा परिवर्तन भारत देश में लाने वाला है 18 साल के लिए। अच्छा, क्योंकि वो लग्न में बैठा हुआ राहु है, वृषभ का राहु भी उच्च का कहा जाता है वैसे, और वह राहु की दशा आएगी। हालांकि मंगल भी जो है आ रहा है, मंगल की दशा भी 7 साल की रहेगी क्या, लेकिन मंगल की दशा में भी इसके परिणाम सामने आने लग जाएंगे। मंगल से ही शुरुआत हो जाएगी, मतलब बोल सकते हैं अपन कि 2025 के बाद से जो 7 साल मंगल के, राहु का 18 साल, ये 25 साल में समझ लो कि बहुत बड़ा परिवर्तन इसमें आने वाला है। पूरे भारतवर्ष में जो आने वाले 2025 के बाद के आने वाले जो 25 साल हैं, हाँ, ये 2025 के बाद 2050 55 2050 के 45 से 55 के बीच, 5-7 साल जो हैं, इसमें समझ लो कि बहुत बड़ा परिवर्तन, या यूँ कह लो कि जो हम एक कल्पना करते आ रहे थे कि ये होना है, हिंदू राष्ट्र बनना है, या हमारा कुछ सनातन धर्म का प्रचार प्रसार होना है, धर्म का प्रचार होना है, धर्म का प्रचार होना है, जो व्यवस्था नहीं है बाजार अच्छी में। नहीं, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ ना, इसमें जो अच्छी चीज़ें वो आने वाली है। और राहु आपको क्या करता है, राहु करता है गड़े मुर्दे उखाड़ना जी, आपको डॉक्यूमेंट मिल जाते पेटी के पड़े हुए जी, फिर भाई हमारे बाप दादी संपत्ति वहाँ पड़ी मालूम ही नहीं था हमको, तो हमने पेटी खोली, डॉक्यूमेंट निकल गए, लॉटरी देखे सट्टा निकल गया, गड़ा हुआ धन भी निकल गया। अभी राहु चल रहा है उच्च का, अयोध्या के पास निकले सोने खदान, और वहाँ सर्प भी निकलेंगे जहरीले, निकले तो कहाँ निकले, या तेल के कुएं कहाँ निकलते हैं जमीन में से। ये जो गुप्त जो धन होता है, जो गुप्त संस्कृति होती है, जो लुप्त है, जो सुप्त है, जो कहीं खो गई दूर, कहीं धुंध में चली पड़ी हुई है, उसको निकाल के धो धा के साफ करके चमका के वापस खड़ा कर देता है। तो ये जो आने वाले 25 साल हैं, इसमें भारत, आपका कहना है कि जो भारतीय मूल्य, भारतीय संस्कृति हैं, इसका विश्व में प्रचार होगा, और ये जो भारत एक बार फिर से विश्व गुरु के रूप में प्रतिष्ठित होगा। बिल्कुल, लोग आगे होके आएंगे, विदेश लोग आगे होके आएंगे। और मैं बता रहा हूँ आपको कि ये आने वाले समय में जो है, अब जो हमारी जो भाषा संस्कृत है उसका बहुत बड़ा प्रचार होने वाला है, संस्कृत का होगा, संस्कृति का होगा, हमारे धर्मों के जो मूल्य हमारे जो हैं, जो उनके जो सिद्धांत है, उनकी प्रशंसा होगी और उनको अपनाया जाएगा। अच्छा, मतलब कुल मिला के आने वाला समय उसके लिए आप बड़े आशान्वित हैं। और भारतवर्ष के 2025 उसके बाद से गुरु की दशा आएगी 16 साल की। अरे फिर मतलब आनंद ही आनंद है। अच्छा, गुरु तो फिर पूरी तरह से छा जाएगा ना। मतलब 2000 मतलब 25 और 16
हाँ 41 साल। 18, हाँ 18 और 7 25 ही होगा 2025 2050, और 2050 से लेकर 2068 तक जी। ये 16 तक ये 16 साल तो गुरु के रहेंगे। मतलब हमारी जो आने वाली पीढ़ियां हैं वो बड़ा खुश हो सकती हैं इसको देख के, या हम अपने मन में बड़ा खुश हो सकते हैं कि हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए भारतवर्ष में समय काफ़ी अच्छा आने वाला है। और बिल्कुल बिल्कुल आने वाला है, बहुत जल्दी आने वाला है। और यही वो समय है जो काफ़ी अरसे से सुनते आ रहे हैं कि साहब ये होने वाला है, ये होने वाला है, 1000 साल बाद या 1500 साल बाद या 2000 साल बाद ये घटनाएं घटने वाली है। तो जो चीज़ सुनते आ रहे थे उस चीज़ का समय अब आ गया है। चलिए, बड़ा अच्छा, एक आखिरी में जाते जाते आपने बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें बताई जो भारतवर्ष के भविष्य को लेकर हमको काफ़ी उम्मीदें जगाती है। लेकिन बीच में अभी आपने एक मध्य प्रदेश की कुंडली का भी जिक्र किया था। हाँ, तो चूंकि हम लोग सभी मध्य प्रदेश से जुड़े हुए हैं और मध्य प्रदेश से संबंधित हैं, तो मध्य प्रदेश के बारे में क्या स्थिति है, थोड़ा सा प्लीज़ आप ये भी बताएं। मध्य प्रदेश के लिए सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात है, मैंने बोला कर्क राशि जी। और कर्क लग्न। देखो जो मैं बता रहा हूँ राशियाँ, जितनी राशियाँ बता रहा हूँ वो सब लग्न भी होते हैं जी। धनु लग्न, धनु राशि, कर्क लग्न, कर्क राशि। अब किसी का लग्न भी कर्क हो और राशि भी कर्क हो, मतलब चंद्रमा लग्न में जाके बैठ जाए तो उसके लिए प्रबल हो जाता है वो। ठीक है, तो अब जितने लग्न राशि जो भी है, जो राशियाँ बता रहा हूँ मैं, तो ये इसके लिए है। और चूँकि भारत के मध्य प्रदेश में से महाकाल के पास से कर्क रेखा या भूमध्य रेखा निकल के जा रही है, तो ये जो मध्य प्रदेश है, हाँ ये मध्य प्रदेश बहुत ज़्यादा प्रभावित होने वाला है। अगर हम देखें कोरोना का कोई पेशेंट अगर सबसे पहले अगर कोई जो नेगेटिव होकर चले गए किसी कारण से, वो कहाँ से आए थे, तो उज्जैन से मिलेंगे आपको। हाँ, इंदौर या उज्जैन लगभग पास। उज्जैन के कोई बुजुर्ग शायद सबसे पहले आए थे जो शांत हो गए। हाँ, सबसे पहली डेथ उज्जैन वाले में एक महिला की हुई थी शायद, है ना, महिला या पुरुष जो भी थे उज्जैन का एक कोई थे। तो ये भूमध्य रेखा है, कर्क रेखा जो है जो महाकाल के नीचे से जा रही, तो ये ग्रीन विच रेखा इसको बोलते हैं। तो ये इसलिए कर्क रेखा भी है और कर्क लग्न भी मध्य प्रदेश कुंडली में है। और साथ साथ राशि चंद्रमा, अपनी चंद्रमा जो है कन्या राशि का बेटा है, वही मैंने कहा मिथुन और कन्या राशि राहु की, तो उसके कारण जो है मध्य प्रदेश ज़्यादा प्रभावित हुआ है। और मध्य प्रदेश में इंदौर उज्जैन जो दोनों हैं, ये जो है दोनों जो है वृषभ राशि के अंदर आते हैं, इंदौर से भी और उज्जैन से भी। तो ये इंदौर में अकस्मात ये चीज़ें घटी और बढ़ने लगी। हाँ। और ज़्यादा फैलती चली गई और अभी तक उसका जो था निकल नहीं पा रहा, उसका कारण सिर्फ यही रहा है। अब अगर हम देखें कि मध्य प्रदेश में महादशाएँ क्या चल रही है, यहाँ की राशि के हिसाब से क्या चल रही है, तो मध्य प्रदेश में जो दशा चल रही है वो चंद्रमा की चल रही है जी, 21/9/2021 तक। और मतलब भारतवर्ष की कुंडली और मध्य प्रदेश की कुंडली लगभग में दोनों की दशाएं 2021 तक यही सेम है। सॉरी, 18 मार्च 2009 से 18 मार्च 2028 तक शनि की महादशा चल रही है मध्य प्रदेश में। और शनि में चंद्र का अंतर चल रहा है 21 सितंबर 2021 तक। 21 सितंबर 2021 तक शनि में चंद्रमा, मतलब वही विष योग जो अभी भारतवर्ष की कुंडली में अभी आपने देयर यू आर, वही बोल रहा हूँ। इधर आपने चंद्रमा में शनि है, इधर शनि में चंद्रमा है जी। तो स्थिति वही भारत की है, वही मध्य प्रदेश की है। तो जो भारत में घटना घटी वो मध्य प्रदेश में घटी, ये तो होना ही है जी। और लग्न भी है, उनका वृषभ लग्न है, इनका कर्क लग्न है। तो जो दोनों ही जो है शुक्र का लग्न है, एक चंद्रमा का लग्न है। और मध्य प्रदेश लग्न चंद्रमा का होने के कारण क्या, चंद्र का जो लग्न होता है जल तत्व जो होता है, यहाँ के लोग बहुत भावुक होते हैं, बहुत ज़्यादा जल तत्व प्रधान है, बहुत इनोसेंट है, भावुक हैं, और साथ साथ शौकीन भी होते हैं खाने पीने के, गरिष्ठ भोजन के। और इसके कारण जो है ये कफ वगैरह जो है वात कफ जो है ज़्यादा मात्रा में यहाँ बढ़ता है। यहाँ के वायुमंडल का ऐसा हम इंदौरियों को कोई नहीं समझा सकता है, खाने पीने के शौकीन तो हम रहेंगे भले कोई भी बीमारी आ जाए। तो इसीलिए जो है जो यहाँ का वायुमंडल, यहाँ का जो वातावरण है वो थोड़ा ऐसा है कि बस कभी ये तो अभी कोरोना के कारण सब घर में बैठे, वरना कुछ भी हो जाए तो सराफ जिंदाबाद है ना। तो घर में बैठे बैठे भी अभी रोज नई डिश बन रही है, रोज नए व्यंजन बन रहे हैं। और अभी घर वाले, मतलब जो महिलाएं हैं घर में बैठे बैठी, वो सिर्फ इसी बात से परेशान है कि रोज एक नई फरमाइश अभी आ रही है निकल के सामने। तो इसलिए ये मध्य प्रदेश की कुंडली हो गई, भारत की कुंडली हो गई, दोनों की जो है अब इसी साथ जिससे जो है बस ये चल रहा है अभी। और बाकी आप जैसा वो जो पूछना हो पूछ सकते हैं। बस मेरे ख्याल से सबसे बड़ी और सबसे राहत की बात ये है कि अभी हमें 19 मई तक का और इंतज़ार करना है। 19 मई तक जो पंडित जी का ये कहना है कि जो राहु का सबसे पहले जो प्रभाव कम होगा, उसके बाद जो कोरोना की बीमारी के जो इलाज हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगे। और उसके बाद जो दवाइयाँ अभी मरीजों को लग नहीं रही हैं, या जो दवाइयाँ देने की कोशिश के बावजूद डॉक्टर 4 में से 2 मरीज को ठीक कर पा रहे हैं, 2 मरीज अभी भी ठीक नहीं हो रहे हैं, या जो इस तरह की परिस्थितियां जो बनी हैं, ये 19 मई के बाद में धीरे धीरे सुधरना शुरू होंगी। और उसके बाद जैसे जैसे ग्रह अपनी राशि परिवर्तन करेंगे, वैसे वैसे स्थितियां सामान्य होती चली जाएंगी। अच्छा, इसमें एक विशेष बात और जो रह गई, अब जो चर्चा बोलना बताना जरूर चाहिए, ये राहु के कारण भी हो रहा है और गुरु की नीच राशि का प्रभाव भी हो रहा है। अब गुरु का जो नेगेटिव प्रभाव वो होता है ये है कि गुरु देता है ओवर कॉन्फिडेंस,
गुरु है अधिकारी क्षेत्र, गुरु अधिकारी है, गुरु जज है, गुरु न्यायाधीश है, गुरु जो है शिक्षक है, गुरु प्रधान व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा अधिकार क्षेत्र वाले होते हैं। तो जो अधिकारी है, आला अधिकारी है, प्रशासनिक अधिकारी है, या तो उनका चयन बराबर नहीं हो पाता, या चयन हो भी जाए तो वो कहीं ना कहीं पूर्वाभास, उनके निर्णय, हाँ, उनके पूर्वाग्रह या उनका कुछ अति आत्मविश्वास यहाँ जाकर धोखा दे देता है कि हाँ कर लेंगे, निपट लेंगे, हम कर तो रहे हैं, हमको पता है कैसे करना है। वो किसी की सुनते ही नहीं है, वो हिटलरशाही चलाएंगे, अपनी चलाएंगे, हम तुम्हारे साथ कर रहे हैं, करने दो हमको। जबकि होना है चाहिए कि सबको लेके चले, सबकी बात माने तो शायद रास्ता निकल जाए, पर उसमें उनका दोष नहीं है। एक तो गुरु की निष्ठा का प्रभाव है और राहु का भ्रम है, राहु भ्रम डालता है, राहु करने देते ही नहीं कोई काम, निर्णय लेने देता ही नहीं है। तो इसलिए व्यक्ति किसी का दोष कहीं इसमें नहीं आ रहा है, लेकिन चूंकि गुरु का प्रभाव है, राहु का प्रभाव इसलिए आ रहा है, तो 19 मई तक तो ये घटनाएं बढ़ना ही बढ़ना है। 19 मई तक कोई रोक नहीं पाएगा। उस तक बस ये है कि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। चलिए, परहेज इलाज से बेहतर है, परहेज कर सकें तो करें, सबसे बढ़िया है। हालांकि इसमें मैं एक बात बता दूंगा, बहुत से लोगों ने व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे डाला है कि आप ये इलाज मत करो, वो इलाज मत करो, डॉक्टर कर रहे हैं, वैज्ञानिक कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, घर के इलाज मत करो। बाकी मैं स्पष्ट तौर पर कहूँगा कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, वैज्ञानिक नहीं हूँ, लेकिन ये कहता हूँ कि ग्रहों के आधार पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपने शरीर की आत्मरक्षा, जो रक्षा जो अपनी जो है रोग प्रतिरोध क्षमता जो है उसको बढ़ाना है। वो अगर आप घर के सामान से, खाने पीने से, अच्छे विटामिन सी लेने से या फल खाने से बढ़ा सकते हैं, हल्का फुल्का व्यायाम घर में कर सकते हैं तो अवश्य करें, वो सबसे बढ़िया रहेगा। और बिल्कुल नकारात्मक दूर करने के जो भी आपके घर में उपाय हैं करें। और जो आपको स्तोत्र आते हैं, राम रक्षा स्तोत्र है, हनुमान चालीसा है, या कोई अच्छे भगवान के मंत्र, मृत्युंजय मंत्र, गायत्री मंत्र का जाप कर सकते करें, अग्निहोत्र करें, सबसे अभी आप, मैं माफ़ कीजिए आपको बीच में टोकूंगा, लेकिन आपने जो एक चीज़ हमने शुरू में बोली थी कि इसमें जो मंगल की राशि हैं वो लोग अभी प्रभावित नहीं होंगे, या प्रभावित होंगे तो उनकी जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहेगी। जैसे हमने शुरू में इस प्रोग्राम के शुरू में बोला था, तो मतलब ये है कि हनुमान चालीसा शुरू कर दें, मंगल को मनाना शुरू कर दें अभी से। बिल्कुल 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 बिल्कुल, निश्चित निश्चित। मंगल को प्रसन्न करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें तो मेरे ख्याल से ज़्यादा अच्छा रहेगा। अभी हमारे परिचित थे, वो भर्ती हो गए तो उनको यही बात, उनको मंगल ही था, उनको बोला तो उन्होंने हनुमान जी के दिए लगवाए, तो उनको थोड़ा सा राहत हुई, स्टेबल हुए वो कुछ समय के लिए, तो वो प्रभाव तो पड़ता है। मतलब कुल मिला के संकट मोचक को एक बार फिर से हम याद करें ताकि हमारे संकट हरे। हाँ, मैं इस मंच से सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा, वो बहुत लुप्त हो चुकी है, और मैं आपसे बिल्कुल निवेदन करूँगा, आग्रह करूँगा कि यदि संभव हो सके तो पालन करें। हमारे यहाँ प्राचीन काल से एक अग्निहोत्र नाम की विधि होती थी। अग्निहोत्र होता है, उसमें मात्र 2 चम्मच घी लगता है, देशी घी 2 चम्मच, सुबह सूर्योदय के समय और सूर्यास्त के समय। अच्छा। और मात्र 4 से 6 दाने आखे चावल के लगते हैं। इतना कम सामान लगता है। एक छोटा कंडा लेना है, उसका जो गरम अंगारा बनाना है, उसको मतलब विस्तो तैयार करना है, उसको जला करके और उस पर घी में मिला करके चावल के दाने कुछ मंत्रों से उसको गिराना है, आहुति देनी है उसमें। हाँ, तो वो अगर आप कर सकते हैं तो उसका ये परिणाम है कि अगर एक घर में होता है तो उसके 1 किलोमीटर की रेंज में जो भी नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं, जो वायरस होते हैं, जो विषाणु होते हैं, वो चले जाते हैं। तो क्या मंत्र बोलना चाहिए उसमें आहुति देते समय? उसके लिए वैसे तो जो साधारण मंत्र सूर्य के रहते हैं, सूर्य के नाम से मंत्र से अपन अग्निहोत्र कर सकते हैं। बाकी फिर भी अगर आप चाहें तो जो साधारण, जो हमारे आम दर्शक आम घरों में कर सकें, एक जो छोटा सा उपाय उन्होंने बताया पंडित जी ने कि अब जो हमारे कंडा हम लोग छोटा घर में लगाते हैं, जो नॉर्मल हम धूप देने के लिए प्रज्वलित करते हैं अपने घरों में, 1 चम्मच या 2 चम्मच घी और थोड़े से चावल के दाने, इतने रोज सुबह और शाम दोनों समय अग्निहोत्र करें। सूर्याय नमः स्वाहा, सूर्याय इदं नमः। कितनी आहुतियां देनी उसमें? आप मात्र 5 आहुति दें, 2 आहुति दो तो भी चलेगा। मात्र ओम सूर्याय नमः की 5 आहुति या 2 सूर्याय नमः स्वाहा, सूर्याय इदं नमः। इससे आपकी आत्मशक्ति, सूर्याय नमः स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, मतलब सूर्य भगवान ने आपको आहुति दे रहा हूं, ये मेरा नमः। ओम सूर्याय नमः, सूर्याय इदं नमः, सूर्याय नमः स्वाहा, स्वाहा, सॉरी, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, सूर्याय इदं नमः, सूर्याय इदं नमः। ये 5 आहुति सुबह और शाम को दोनों समय हम दें तो हमारे घर के 1 किलोमीटर के दायरे में। हाँ, लेकिन ये विषय बता दूं कि इसमें हर व्यक्ति, हालांकि अग्निहोत्र के मंत्र तो अलग हैं, वो सबके लिए एक जैसे रहते हैं, मैं अभी नहीं बताऊंगा यहाँ पर, मैं ये सूर्य का मंत्र दिया है आपको, लेकिन वो व्यक्तिगत आप चाहे संपर्क कर सकते हैं, सबकी राशि के हिसाब से अग्निहोत्र के साथ बता सकता हूँ मैं। अच्छा, मतलब हर अग्निहोत्र का मैंने मंत्र नहीं दिया है, सूर्य का मंत्र दिया है, क्योंकि ये करने मात्र से भी सूर्य प्रबल होगा और आपकी जो आत्मशक्ति जो है बढ़ेगी। अच्छा, बाकी अग्निहोत्र के मंत्र हर राशि के व्यक्ति के लिए अलग होते हैं। अग्निहोत्र जो जनरल है वो सबके लिए है, क्योंकि उस अग्निहोत्र के साथ कुछ मंत्र राशि के लगाए जा सकते हैं आपकी व्यक्तिगत तौर पर, जो आपके निजी फायदा होता है, निजी फायदा होता है। उसके लिए अगर आप चाहे संपर्क कर सकते हैं, जो वो बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, आज के लिए हम अपनी इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं, क्योंकि जिज्ञासा एक बड़ी विचित्र चीज़ है जो कभी शांति नहीं होती है, और ज़्यादा जानने की और ज़्यादा
पूछने की जो एक मानव स्वभाव है वो कभी बदलता नहीं है, और हर बार कुछ नया और कुछ पूछने की इच्छा हो जाती है। हमारे पंडित जी जो कि ज्ञान के सागर हैं, जो जितना पूछते हैं इनसे हर मसले पे, हर विषय पे इनके पास कुछ नई जानकारी है। बहरहाल हम इसी तरह की जानकारी आगे भी लेके आते रहेंगे आपके समक्ष। फिलहाल के लिए इतना ही, आज के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।